यस मैम। मैं सोच रही थी कि इस फ्राइडे को आई थिंक कुछ लेक्चर्स नहीं है। आई मीन उनका फिजियोलॉजी का शायद ना हो और एक वो इंटरेक्टिव लर्निंग सेशन है, तो अगर हम उसमें सब स्टेज प्लान कर सकते हैं तो आई विल डिस्कस विद अदर्स आल्सो इफ दे आर रेडी, वी कैन डिसाइड। इसलिए आपको चाहिए थी कि आप लोग अपना ग्रॉस एनाटॉमी की तैयारी रखें। सब मैम स्टेज सब जी स्टेज जी क्या होता है? बेटे, सब स्टेज लाइक अ वाइवा, और हम लोग उसको जूम में ही कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो है कुछ नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ा है ग्रॉस एनाटॉमी में, जैसे आप लोगों ने बोन्स पढ़ी हैं, स्कल बोन्स पढ़ी हैं, आपने डिफरेंट व्यूज ऑफ स्कल पढ़े हैं, नॉर्मा बेजालिस वगैरह आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया है। कर लिया आपने कंप्लीट? यस मैम, कंप्लीट कर ली। इट्स जस्ट उसका जैसे एक वाइवा सा होता है, उसमें आपसे क्वेश्चंस हर आपकी क्लास को जैसे प्रैक्टिकल बैचेस में डिवाइड कर देते हैं, इसी तरह ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। और फिर डिफरेंट टीचर्स जो हैं, हर टीचर एक छोटे छोटे 7-8 स्टूडेंट्स का ग्रुप ले लेगी, तो वो अपने उन पे एक उसी टाइम पीरियड के अंदर आप एक सब स्टेज प्लान की जा सकती है। तो आई विल डिस्कस दिस, और जो है इंशाल्लाह आपको पहले से नोटिफाई कर देंगे, बट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और तो अच्छा है आप प्रिपेयर करते रहेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू, है ना? यस मैम, दैट्स अ गुड मैम। 39 आ गए हैं। बी स्टिल। आज क्या है मॉर्निंग अटेंडेंस? फुल थी। अच्छा, फुल है। ओके, मेरे ख्याल से अभी मैंने थोड़ा अर्ली ज्वाइन किया है। अच्छा, हमने जी जी मैम ये जो oogenesis है, इसमें बुक पे एक चीज है वो मैंने पूछनी थी। मैम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्क ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज इंक्रीजेस विद मैटरनल एज, तो मैम इसका क्या रीजन है? बेटे, वो उसमें जीनोम में डिफरेंस आता जाता है ना, जैसे जैसे मैटरनल, इसके ये इंसिडेंस होता है बेसिकली। जरूरी नहीं कि हर एक के साथ ही हो, बट दिस इज द कॉमन इंसिडेंस विच इज शेयर्ड। और 35 एंड अबव जैसे जैसे एज जाती जाती, क्योंकि आप देखें जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो तो बर्थ पे बन गए ना, अब वो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ अल्लाह की नेचर भी अल्लाह ने इस तरह से किया है कि वो एक सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन उनके जीनोम में कोई चेंज भी आ सकता है ना, तो इसलिए जो है 35 एंड अबव जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम वगैरह के, ये है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने एक कानून अपना रखा है उसके हिसाब से। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। हाउ मेनी कैंडिडेट्स? 46। ओके फाइन। अच्छा, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि बिग स्क्रीन पे ले आऊं। Okay, fine. अच्छा, we'll start with spermatogenesis today. आज हम उसमें देखेंगे कि learning objectives are anatomy of the male reproductive system. Very brief, just to know the main points. Origin of germ cells you already know. Definition क्या है spermatogenesis? Phases of spermatogenesis क्या है? What is the role of fertilized cell? Abnormal gametes, hormonal regulation. MCQ मैंने नहीं दिए, we'll do it some other time. ठीक है। अच्छा, gametogenesis as you all know is the conversion of male conversion germ cells into male and female gametes, and this is for preparation for fertilization. Germ cells undergo two basic changes. One is the meiosis, they reduce their number of chromosomes, and second is the cytodifferentiation, they also change their morphological appearance. If they are a round cell, they change into a different type of a cell. So ये basically gametogenesis. Now coming to a male reproductive system, basically there are testes which lies in the scrota, and they are 2 in number, and the testes basically they produce the germ cells. The germ cells, they lie here, they do not produce, actually they lie here. You know where they are produced? आपको पता है ना कहाँ पे बनते हैं germ cells? प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ बनते हैं?
Stem cells, bone Anyone? yolk sac. अच्छा, टेस्टिस से फिर कंटिन्यूस होता है एक डक्ट which is highly coiled, that is epididymis, and then epididymis continues into another long duct that is known as ductus deferens or vas deferens. This duct passes behind the urinary bladder and it is joined by the duct of seminal vesicles. Then it passes through the prostate gland as prostatic urethra and continue as urethra. ठीक है? So these are main things important regarding मेल रिप्रोडक्टिव. आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगी. ठीक है. Then there are coverings of testes. This is the schematic diagram of testes in which you can see that the outermost layer is tunica vaginalis and it has got two layers, parietal and visceral. Then there is a fibrous coat, that is tunica albuginea, and the third, the most inner one coat is the tunica vasculosa, through which the blood vessels reach inside the testes. ठीक है. And this tunica vasculosa जब ये आती है तो इसके साथ सेप्टा आते हैं, fibrous connective tissue के tunica albuginea भी लेकर आ रही होती है. These are connective tissue layers basically, और these septa are about 200 to 250 in number and they divide the testes into number of compartments. जो है इसमें क्या कहते हैं around 200 to 250 compartments बन जाते हैं and the seminiferous tubules they actually lie in these compartments. आगे चलते हैं हम. Are you with me? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो हमने कवरिंग्स देखी. कवरिंग्स में tunica vaginalis है, parietal and visceral layers हैं, tunica albuginea है, tunica vasculosa है, सेप्टा अंदर आएंगे और टेस्टिस को डिवाइड करके एक नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में अब वो डिवाइड कर देते हैं और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या लाई करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है. और इसी तरह जैसे हमने ओवरी के कॉर्टेक्स एंड मेडुला देखा था, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि टेस्टिकुलर वेन्स वगैरह इनसाइड मीडियास्टिनम टेस्टिस को लाई करती हैं और वो भी एक सेप्टम सा होता है, उसके अंदर ज्यादातर मेनली वेसल्स लाई कर रही होती हैं. आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि टेस्टिस को जरा और ओपन करते हैं तो हमें नजर आता है कि ये जो कंपार्टमेंट्स थे, हर कंपार्टमेंट के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पूरी और इट्स अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, और वो रखी होती है. ठीक है. और वो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली द लोब्यूल्स जो टेस्टिस के अंदर बन जाते हैं. And then these are then continuous with the duct of the epididymis, and then epididymis जो कि highly coiled duct है is continuous with the ductus deferens. ये देखिए एक lower pole of the testis पे ductus epididymis is continuous with the ductus deferens. ठीक है. अच्छा, अब हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लिया और उसका क्रॉस सेक्शन देखा. जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा तो हमें क्या नजर आया कि इन द सेंटर देयर इज ल्यूमन. ल्यूमन वो स्पेस होती है जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ कैन गो फ्रीली एंड फ्लोट और वहां से वो फिर डक्ट ऑफ एपिडिडमिस में जाते हैं और मतलब दैट इज अ सेंट्रल पॉइंट ल्यूमन. उसको ल्यूमन को जो है जो उसको सराउंड कर रही है उसकी वॉल्स, उसमें दो तरह के सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी कि दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं. वन आर द सर्टुलाई सेल्स which are green in color. ये जो आपको green बड़े बड़े giant cells नजर आ रहे हैं, these are actually the sertoli cells. ठीक है. और इसका यही in depth view अगर आप देखें, ये बड़े बड़े से ये आपको this is the sertoli cell. और उसकी crevices या उसकी recesses के अंदर जो हैं वो लाया करते हैं आपके स्पर्मेटोगोनियल सीरीज या स्टेम सेल्स जो हैं स्पर्मेटोगोनियल सीरीज के वो लाया करते हैं. ठीक है. तो यानी कि हमें क्या पता चला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, क्रॉस सेक्शन में दे लुक राउंड और उनका सेंट्रल ल्यूमन है. एंड वी फाइंड टू टाइप ऑफ सेल्स, वन आर द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स एंड द अदर आर द सर्टुलाई सेल्स. सर्टुलाई सेल्स बेसिकली सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट दीज जर्म सेल्स. ठीक है. और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनका बहुत सारा काम है. आउटसाइड उसके बाद आप देखें तो ये दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ज़ाहिर है ये भी एक एपिथेलियम सी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बन जाती है. यहाँ पे इतने सारे जर्म सेल्स हैं और ये है
सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के, और उसके बाहर देखें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हमें कुछ ब्लू टाइप के सेल्स नजर आते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग सेल्स बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो दैट टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द continuation of spermatogenesis. So ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया. So the reproductive system of the male has got two main functions. One is the production of sperm and the second is the transport of spermatozoa. Production आपको पता है कि कहाँ हो रही है, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो एपिडिडमस एंड डक्टस डेफरेंस एंड थ्रू मेल यूरेथ्रा. So ये उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. Now remember this thing, ये पिक्चर आपने हमेशा याद रखनी है, और उसकी कहानी भी कि जो प्राइमोर्डियल जर्म्स हैं दे आर द बेसिक जर्म सेल्स, जहां से चाहे वो oogenesis की तरफ जाए स्टोरी या टुवर्ड्स स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों में एक ही टाइप का सेल बनता है. दिस इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल. प्राइमोर्डियल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेल बन रहा है जो जर्म सेल सीरीज का बन रहा है. एंड कहाँ बन रहा है? एपीब्लास्ट में बन रहा है. एपीब्लास्ट की देखिए दो लेयर्स होती हैं. अभी हम जब सेकंड वीक पढ़ेंगे ना तो आपको दोनों लेयर्स पता चल जाएंगे कि एक एपीब्लास्ट है, ये ब्लू वाली, और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट. इस ब्लू वाली जो लेयर है एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर, ये एक्चुअली एपीब्लास्ट है, और इसी में से सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, सेपरेट होंगे, और वो फिर yolk sac की वॉल में चले जाएंगे. ठीक है, और कब ये डिफरेंशिएट होना शुरू करते हैं? सेकंड वीक के अंदर. During fourth week, they migrate to the yolk sac and to और फिर वहां से through the mesentery of the hind gut, they reach the developing gonads. तो ये by the end of fifth week, ये developing gonads तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, so far so clear कि ये सेकेंड वीक में बने, फोर्थ वीक में माइग्रेशन शुरू कर दी yolk sac से, और एंड ऑफ फिफ्थ वीक पे ये gonads तक पहुंच जाते हैं. Timings are important because sometimes people ask about the timings also in the MCQs. So formation of testes कैसे होगा? If first 6 weeks जो होती है after fertilization, gonads of male and female they have similar appearance. उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल गोनेड है या फीमेल गोनेड है. जब प्राइमोरियल जर्म सेल्स एंड ऑफ फिफ्थ वीक पहुंचते हैं तो दे कैरी द चार्जिंग इन्फ्लुएंस. ठीक है, that is the Y chromosome. If they carry the Y chromosome, the Y chromosome has got the SRY gene. SRY gene अगर वो ले गए हैं Y chromosome, तो then that testes will develop in a male gonad. ठीक है, और टेस्टिस डेवलप हो जाएंगी या मेल गोनेड डेवलप हो जाएगा. और अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं है Y क्रोमोसोम का और X इन्फ्लुएंस है ओनली, तो देन that gonad will develop into a female gonad और ovary. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एट बर्थ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को अब जब हम देखते हैं बर्थ के ऊपर तो हमें क्या नजर आता है? हम देखते हैं कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अभी नहीं बनी होती. ठीक है, अभी ये सॉलिड कॉर्ड्स हैं जिनको हम सेक्स कॉर्ड्स ऑफ टेस्टिस कहते हैं. और हम जब इनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम सिर्फ उस वक्त कहेंगे जब इनके अंदर ल्यूमन हो जाएगा. ठीक है, सो गॉट माय पॉइंट कि अभी ये सिर्फ सेक्स कॉर्ड्स ऑफ टेस्टिस हैं, और हम उनमें देखते हैं कि दो तरह के सेल्स हैं. वन आर द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स and the other are the pale supporting cells. Now, like oogenesis, these pale supporting cells are drive in the similar manner as the follicular cells drive in the ovaries. ठीक है, from the ovaries. तो ये कौन से हैं? Again, these supporting cells are derived from the surface epithelium of the testes. ठीक है, और इनको हम sustentacular cells भी कहते हैं, supporting cells भी कहते हैं, और सर्टुलाई सेल्स भी कहते हैं. इज दिस क्लियर कि बर्थ के ऊपर सेक्स कॉर्ड्स हैं और कोई ल्यूमन वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं है, और दोनों टाइप के सेल्स हैं, जर्म सेल्स भी मौजूद हैं और सपोर्टिंग सेल्स भी मौजूद हैं. एंड सपोर्टिंग सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम. नाउ प्यूबर्टी कम्स. ठीक है,
उस वक्त ये सडन अवेकनिंग आती है। और इट इज नॉट ओनली कि मेंटली और वही चेंजेस आ रहे हैं, बल्कि एक्चुअली फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं कि जो सेक्स कॉर्ड्स हैं दे विल एक्वायर ल्यूमन, और उनके अंदर एक चेंज आ गया, फिजिकल चेंज आ गया, ठीक है। एट द सेम टाइम प्राइमोर्डियल germ cells to spermatogonial stem cells. Are you with me? आपको समझ आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, sorry, पीछे जाते हैं वापस. Now we can define how to define spermatogenesis. Is the sequence of events by which spermatogonia are transformed into spermatozoa. अब देखें, अगर आप इसको कहीं शॉर्ट करते हैं ना तो फिर ये पूरी बात नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये कह दें कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच स्पर्मेटोसाइट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, तो फिर बात पूरी नहीं हुई ना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरह अगर आप खाली ये कह देंगे कि इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया आर चेंज इनटू टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, फिर भी बात तो पूरी नहीं हुई, है ना। तो जब हमने किसी चीज को डिफाइन करना होता है तो हमने उसको थ्रू एंड थ्रू कंप्लीट डेफिनेशन देनी है, और ये वही डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी दी हुई है, और बहुत सही डेफिनेशन है। इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच स्पर्मेटोगोनिया आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो है अदरवाइज तो आपके एमसीक्यूज ही आएंगे, लेकिन जब वाइवा में आपसे पूछा जाता है या वो तो फिर एकदम एक्सटर्नल का जरा चेहरे पे रंग तासुर आने लगता है ना जब आप सही नहीं बताते हैं, तो इसलिए जो है बेहतर होता है कि एक आप सही चीज को आप बताएं, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो गई है? इज द फॉर्मेशन ऑफ टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये वो सेल है जो कि बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को मार्क करेगा, एंड इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। आपकी बुक की पिक्चर है। अच्छा, फिर अब मैंने ये थोड़ा सा इसको ग्रेस में से लेके तो मैंने इसको डिवाइड कर दिए फेसेस, ताकि आपके लिए भी आसानी हो याद रखने में ना। और अगर आपने वैसे ना भी याद रखा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इट इज बेटर कि आपको एक इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 phases of spermatogenesis. First is the spermatogonial phase, during which mitosis occurs. Second is the spermatocyte phase, जिसको हम spermatocytosis भी कहते हैं, और इसमें meiosis होता है. And the third one is the spermatid phase, which is spermiogenesis. तो ये 3 phases हैं spermatogenesis के. Now first one is the phase 1 spermatogonial phase. अब ये जो है ना स्पर्मेटोगोनियल फेज, इससे पता चल रहा है कि जो पूल में पड़े हुए थे स्टेम सेल्स वो कौन से हैं? डार्क टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। एंड दे अंडरगो लिमिटेड नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू फ्रॉम टाइप ए टू टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और जितनी डिवीजन्स होंगी, जो भी लिमिटेड नंबर की डिवीजन्स हैं, उनमें टाइप ए डार्क टाइप जो हैं वो दे विल गिव राइज टू देयर ओन टाइप, यानी अपनी ही डार्क टाइप में भी चेंज होंगे टू मेंटेन द स्टेम सेल पूल, एंड दे विल आल्सो चेंज इनटू टाइप पेल टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सो पेल टाइप में भी होंगे एंड पूल भी मेंटेन करेंगे डार्क टाइप, ठीक है। और अब ये देखें 1 2 3 एंड 4 डिवीजन्स के बाद ये जो है ये चेंज हो जाएंगे इनटू टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। बट थ्रू आउट द सेल डिवीजन्स, ये जितनी भी सेल डिवीजन्स एक लिमिटेड नंबर की माइटोटिक डिवीजन्स हो रही हैं, इनमें द साइटोकाइनेसिस इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो जर्म सेल्स हैं दे आर जॉइंड बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, ये आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के साथ ये सब जुड़े होते हैं, एंड इन दिस वे दे फॉर्म अ क्लोन ऑफ सेल्स। तो ये एक पूरा का पूरा एक क्लोन बना देंगे, यानी कि एक टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया से एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोन ऑफ सेल्स बनेगा। अगर हम ऐसे काउंट करें रफली, तो जैसे ये वाला टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, इससे कितना क्लोन बन जाएगा टाइप ए का? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 सेल समझे एक क्लोन के बन गए,
और वो आपस में सब जुड़े हुए होंगे, उनकी सबकी रिहाइश सबकी इकट्ठी है, ठीक है, एक ही जैसा खा रहे पी रहे, एक जैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक जैसी प्रोटेक्शन मिल रही है। और उसके बाद ये टाइप ए का क्लोन जो है एकदम डिवाइड करेगा इनटू टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। यहां तक आपकी माइटोसिस है, ठीक है। दिस इज नोन एज द phase 1 spermatogonial phase। so, इससे ये पता चला ना कि जो प्रोजेनी है एक सिंगल टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की, वो मेंटेन करेगी अपनी प्रोजेनी को ही थ्रू आउट डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि अपने ही बच्चों को वो देखते रहेंगे, अपनी प्रोजेनी को वो मेंटेन करेंगे। ये आता है, फिर नेक्स्ट आता है टाइप 2 फेज स्पर्मेटोसाइटोसिस, और इसके अंदर देखें अगेन द साइटोकाइनेसिस is incomplete and again the cells are joined by cytoplasmic bridges। तो ये एक खासा है स्पर्मेटोजेनेसिस का थ्रू आउट, इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से जो प्रोजेनी है या बच्चे हैं वो सारे जुड़े रहेंगे। अब मैं बच्चे वैसे ही कह रही हूँ, इट इज एक्चुअली दीज आर द सेल्स और जर्म सेल्स है। अच्छा, उसमें देखें तो अब जब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया था वो डिवाइड करेगा और वो अपना फौरन क्या कर लेगा, अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज बेसिकली द लार्जेस्ट सेल इन द सीरीज। ये अगर आप देखें तो दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और इसके जो है क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हुए हैं और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मियोसिस में प्रोफेज चलता है बिल्कुल उसी तरह से प्रोफेज चलेगा, बट द प्रोफेज इज प्रोलॉन्ग हियर, इट इज ऑफ 22 डेज, ठीक है। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आएगी एंड इट इज एक्चुअली द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि क्या क्या होता है उसमें, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, सिनेप्सिस होता है, डाइकाइनेसिस वगैरह, ये सारी चीजें, कियास्मा फॉर्मेशन है, ये सारा कुछ होता है। और फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे जब क्रोमोसोम अपने आप को सेट कर लेते हैं तो फिर देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर्स, ठीक है। और फिर ईच इंडिविजुअल आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपके जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद नेक्स्ट सेल जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रह जाएगा। ये अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए और फौरन ही ये मेटाफेज में एंटर कर जाता है। और जो है आपको पता है जेनेटिक इंटरचेंज भी पहले ही हो चुका है प्रोफेज के अंदर। तो यहाँ पे फौरन अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे सेट करेगा एंड देन देयर विल बी डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। और जब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा तो ईच 4 डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस एंड 2 of them will carry the X chromosome and 2 can carry the Y chromosome, or the number of chromosomes will also be reduced to half. तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे which are 4 spermatids. Is this clear? Yes, is this ma'am. clear? Yes, ma'am. मेरी नॉट वॉइस तो नहीं हो गई है कि उसमें टोन में मैं बताती गई हूँ, है समझ आ रही थी आप लोगों को? Yes, ma'am. हेलो, अच्छा बॉयज में से कोई आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए हमारे सारे बॉयज? कोई है, मैं देखूंगा जल्दी से चेक कर लो। अच्छा चले मैं चेकिंग मुझसे, हाँ ये आ गए पार्टिसिपेंट्स सारे हमारे, किधर हैं? आबिद अली, आबिदन, बेटा आप लोग हमारे मेरे साथ हो इसमें, ये हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं? यस मैम। अच्छा चले, बॉयज में से कोई है? आसिम, वेयर आर यू? असद, आसिम, आप हमारे साथ हैं या सब सो रहे हैं? हेलो, है मैम आपके साथ हैं। अच्छा, हसन है, बहुत सारे मुझे लड़कों के नाम मिल गए, हाफिज है, हसन है, इब्राहिम है, इजलाल हैं, आप लोग सब हैं ना मेरे साथ? चलें जी मैम, आसिम ओके, अली अब्बास भी हैं मेरे साथ, चलेंगे। अच्छा चले, हम फेज 3 पे आ गए हैं और हमारा फेज 3 जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस है। जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी आता है, और पहले तो इस पे सवाल भी बहुत आते थे कि क्या 4 चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस को भी हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं एंड दिस डेफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस।
और ये क्या है कि द सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये क्या है कि स्पर्मेटिड जो था ना वो एक राउंड सेल बना था, और अब उससे जो है स्पर्मेटोजोआ, आपको पता है इट्स लाइक अ फ्लैजेलम, और उसका एक टेल है, हेड है, नेक है, तो इट इज अ डिफरेंट सेल। तो ये जो चेंजेस आते हैं ना, सीरीज ऑफ चेंजेस, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ये आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 4 स्टेप्स क्या है। नंबर 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है बेसिकली वो गोल्जी apparatus से बनता है। इसकी एक पिक्चर भी मैंने डाली हुई है, वो आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा चलें, ओके चलें देखते हैं आती है कि नहीं। चलें, आपको पता है कि एक्रोसोम जब स्पर्मेटोजोआ होता है तो उसका मोस्टली जो न्यूक्लियस होता है दैट इज कवर्ड बाय एक्रोसोम, एंड एक्रोसोम इज अ बैग और अ कैप, ठीक है, दैट कवर द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, और दिस बैग इज एक्चुअली फुल ऑफ एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर एक्चुअली प्रोटीलिटिक एंजाइम्स बेसिकली, जो डाइजेस्ट करते हैं ज़ोना पेलुसिडा को, और देन स्पर्म कैन ट्रेवर्स द फीमेल बैरियर्स टू रीच द एग। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है एक्रोसोम का कि इट इज अ बैग फुल ऑफ एंजाइम्स, और जब वो एनकाउंटर करता है ज़ोना पेलुसिडा को, स्पर्मेटोजोआ जैसे ही हेड टच करता है उसके साथ, तो फिर ये बैग रप्चर कर जाते हैं और उसमें से सारे एंजाइम्स निकल जाते हैं टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, राइट। सो और ये फिर एक्रोसोम बनता कहाँ से, आता कहाँ से, दिस इज ड्राइव फ्रॉम द गोल्जी apparatus। आपको पता है गोल्जी apparatus क्या होता है, सेल का एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। देन एट द सेम टाइम देयर विल बी न्यूक्लियर कंडेंसेशन। जो न्यूक्लियस का साइज पहले इतना बड़ा सारा था, आहिस्ता आहिस्ता वो कंडेंस होकर छोटा होता चला जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडिल पीस एंड टेल, and finally there will be shedding of most of the cytoplasm. So these are the 4 steps that occur which we should follow। फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडिल पीस एंड टेल भी बन जाएगा, एंड एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो है वो शेड होगा। हाँ हाँ भाई, ये पिक्चर चले मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देख लें कि ये है स्पर्मेटेड राउंड सेल है, और ये देखें गोल्जी apparatus एक्रोसोमल वेसिकल बन रहा है, और फिर ये कैप की फॉर्म अक्वायर करके पूरा का पूरा तकरीबन मोर देन हाफ को कवर कर लेगा, और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो है वो सारा शेड ऑफ हो जाएगा। एंड फाइनली जो एक पिक्चर है स्पर्मेटोजोआ की, वो बन जाएगी विद हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। बहुत ये पता है साइंटिफिक चीज है कि आप पूरी बहुत डिटेल में जो आपको स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर और सब कुछ है, तो कोई इंटरेस्टेड हो और बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता हो तो वो पढ़ सकता है, आप जरूर पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं उसमें से कैसे स्पर्मेटोजोआ अपने आप को क्लियर ऑफ कर लेता है, एंड द रेजिडुअल बॉडीज जो बनती हैं, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है, उसको बाद में वो फेगोसाइटोज हो जाता है, एंड द डेब्री इज रिमूव्ड बाय फेगोसिटिक सेल्स। So this is the complete picture. 3 phases: spermatogonial phase, which is the clonal expansion phase; then spermatocide phase, which is the maturation phase, which is during which meiosis takes place; and lastly spermiogenesis phase. Entire process of spermatogenesis takes approximately 74 days, and 300 million spermatozoa are daily produced. Sertoli cells का main function क्या है? To support, protect, nutrition provide करना, phagocytosis, assist in the release of the spermatozoa, and finally regulate spermatogenesis. Phagocytosis of cytoplasm by the Sertoli cell, ये पिक्चर है, मजे की लग रही थी कि इसके अंदर कैसे वो क्रीविसेस के अंदर आते हैं और इस तरह से जो है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म उनसे रिमूव करते जाते हैं Sertoli cells। तो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट्स, आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें। देन एपिडिडमिस जो है बेसिकली इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, लेकिन स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे मैच्योरेशन भी होती है, एंड स्पर्मेटोजोआ एक्वायर मोटिलिटी है। तो दो 3 important steps that take place in the epididymis are storage, maturation, and acquisition of motility. Then hormone regulation में देख लें
कि देखिए hypothalamus it starts producing gonadotrophin releasing hormones, acts on the anterior pituitary. Anterior pituitary produces LH, luteinizing hormone, acts on the latex cells. Latex cells produce testosterone, and that promote spermatogenesis. But at the same time, testosterone का negative feedback effect है on both anterior pituitary and hypothalamus. Similarly, FSH is also very important, और ये सेटुलार सेल्स के ऊपर के साथ बाइंडिंग करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, एंड एट द सेम टाइम इनहिबिन प्रोड्यूस होता है, और इनहिबिन हैज गॉट अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये इसका हार्मोनल रेगुलेशन है. आप देख लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो आप लोग फिर पूछ लीजिएगा. अच्छा, लास्टली ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी है. 10% ऑफ द काउंट हमेशा जो होता है वो एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ का प्रोड्यूस होता है, विच इज वेरी नॉर्मल, एंड अदरवाइज 2 हेड्स एंड टेल इम्प्रॉपर और बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब हो सकते हैं, मोटिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट कर सकती हैं. ठीक है, दैट्स इट. So spermatogenesis versus oogenesis. At the end of spermatogenesis, we have 4 cells, 4 spermatids, and at the end of oogenesis, we have 4 cells, 3 polar bodies, and 1 is the egg. So that's it. That's the last thing. Thank you very much. I think हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं. Any question? No, ma'am. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम यहाँ से इसको डिसकंटिन्यू करते हैं. सो आई लेट यू नो. इसमें घबराइएगा नहीं कि मैम ने कोई सबस्टेज रख दिया है या कोई बड़ा कर दिया है. लेट मी आस्क, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर ऑफेंड हो जाते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं कि हमने कोई ऐसी चीज क्यों रख दी. लेकिन मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी तक किसी ने उसके ऊपर कुछ कहा नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अगर वो टाइम हमारा खाली है तो हम उसको एक अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आई लेट यू नो आफ्टर डिस्कसिंग विद अदर्स कि हम उसमें. जी बताइए. क्वेश्चन है मैम, जब ह्यूमन में रिलीज होते हैं स्पर्म्स तो उसके बाद एपिडाइडिमिस में जाते हैं, उससे पहले मोटिलिटी एक्वायर कर लेते हैं वो लोग? नहीं, जब रिलीज होते हैं ना तो सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, वहां से रिलीज होकर रीटी टेस्टिस, आगे भी और 2-3 चीजें भी हैं, और फिर वो एपिडिडमिस तक पहुंच जाते हैं. एपिडिडमिस में जो है ना वहां मैच्योरेशन भी होती है और वहीं वो मोटिलिटी एक्वायर करते हैं, और इससे पहले नहीं करते. ठीक है, वहीं जाके. ठीक है, अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आई लेट यू नो व्हाटएवर प्रोग्राम इज. जी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हमारे मॉड्यूल्स में एससीक्यूज होंगे? मेरे चांद, ये तो ऐसा सवाल है ना, बस $1 million क्वेश्चन है ना. देखिए, द वर्ल्ड इज चेंजिंग और कुछ समझ नहीं आ रही है. जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है तो अभी तक तो उन्होंने सिर्फ उसको एमसीक्यूज पे 100% पे ले गए, और लेकिन मैं देखती हूँ जैसे हम लोग फाउंडेशन जाते हैं और जगह एमसीक्यूज भी उतने ही इम्पोर्टेंट और हाफ है. तो हम लोग का मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जब भी तैयारी करें तो कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट्स और कुछ ना कुछ लिखें जरूर, ताकि आपका ये ना हो कि बिल्कुल ही राइट अप खत्म हो जाए. ठीक है, आप लोग अभी बेसिक्स पे हो ना, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते तो आपका सिर्फ वही रह जाता है एमसीक्यू. तो जरूर जैसे वो जेनेसिस है, आप डेफिनेशन लिखें, स्पर्मियोजेनेसिस के 4 पॉइंट्स लिखें, अब अपना जरूर बनाएं, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी जरूर दूंगी. ठीक है, वो हमारे पास. ओके मैम. जी, दूसरा आपने जो स्टडी गाइड भेजी थी ना, उसमें एंड में जो टाइम टेबल है उसमें हमारे मॉड्यूल 1 के एग्जाम्स एंड ऑफ अप्रैल है, और जो पहले लगी थी उसमें बिगिनिंग ऑफ अप्रैल थे, तो कब होंगे? द गुड क्वेश्चन. आई विल चेक एंड लेट यू नो. ठीक है मैम. स्टडी गाइड में तो जो है ना एकेडमिक कैलेंडर, हमने उसके हिसाब से भी